अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। सो आज जो है हम इलेक्ट्रो ही टॉपिक का फर्दर पार्ट देखेंगे। उसको मैंने पार्ट 2 का नाम दे दिया है क्योंकि वो उस इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही फर्दर है। इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्शन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनमें कंडक्शन होती है थ्रू दी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, और यूं हमारे पास कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है। जबकि साथ ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में देख लेते हैं, यहाँ पर कंडक्शन जो होती है वो किससे होती है? थ्रू दी माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस की बेस पे आयंस की वजह से होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और मेटालिक कंडक्टर में विदाउट द चेंज इन कंडक्टर, चेंज कंडक्टर में नहीं आता। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स देखते हैं जो हमने अब पीछे हम सारा पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 सारा जो टॉपिक्स है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, उन सब सेल्स को हमने स्टडी किया। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोड होता है, दो होते हैं, एक कैथोड है एक एनोड है। वहाँ पे आयंस की वजह से करंट हो रहा है पास, जो भी वो फिनोमेना है, प्रोसेस है। तो हमने वहाँ पर देखा तो सोल्यूशन में कुछ आयंस मिल रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन मेटालिक कंडक्टर में कभी आपने देखा हो कि हमने वायर लगाई है, सेल फ़ोन की ही एग्जांपल ले लें, सेल फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के हम चले गए हैं, घंटे बाद हम वापस आकर उसको देख रहे हैं कि अच्छा कितना चार्ज हुआ है, तो क्या उसकी वायर में कोई तब्दीली आई होती है? आया वो बड़ी हो गई है, छोटी हो गई है, लंबी हो गई है, कलर चेंज, कोई ऐसी चेंज नहीं आती। तो यहाँ पर मेटालिक कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो कोई भी चेंज नहीं आता कंडक्टर में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में वोल्टेज जब अप्लाई होते हैं, या फिर जब अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वोल्टेज नहीं भी अप्लाई करते तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा डिफरेंस जो इनमें है, रेजिस्टेंस जो होती है मेटालिक कंडक्टर में वो कर्नल्स की वजह से होती है। अब कर्नल्स क्या है? कर्नल्स क्या है कि हमारे पास जो है एक मेटल है कोई भी, उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, अब एटम्स क्या है? सपोज हमारे पास एक मेटालिक रोड है और हम कहते हैं कि ये कंडक्टर है, मतलब वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एटम्स हैं उसमें। अब वो एटम्स क्या करते हैं? वो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पोल से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। अब उन एटम्स ने, उन मेटल में जो एटम्स थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लूज़ करने के बाद वो क्या बन गए? केटाइंस। तो वो केटाइंस क्या कहलाते हैं? कर्नल्स। उनको हम कर्नल्स कहते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी जो रुकावट, रेजिस्टेंस क्या होती है? फ्लो में, करंट के फ्लो में रुकावट। यहाँ पे जो रुकावट होती है वो कर्नल्स की वजह से होती है। कर्नल्स जो हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो केटाइंस हैं। अब कैसे होती है रेजिस्टेंस के लाइक? वो जो पार्टिकल्स हैं, जो कर्नल्स हैं, केटाइंस हैं, वो आपस में टकराएंगे, जितने ज़्यादा होंगे, और फिर वो जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, उसके लिए एक हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स, आप कह सकते हैं एक टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए, और उसके फ़्लो के लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, और इस तरीके से वो रेजिस्टेंस का काज बनते हैं। यहाँ पे जो होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू इंट्रैक्शंस। अब इंट्रैक्शंस हमें पता है, इसमें हमने सल्यूट अगर ऐड किया है, सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में इंट्रैक्शन हो सकती है, सल्यूट्स के सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन हो सकती है, सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन हो सकती है। तो ये तीनों टाइप की इंट्रैक्शंस क्या करेंगी? हमारे पास एक टाइप की हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी, रुकावट क्रिएट करेंगी फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, करंट के फ्लो के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे आयंस जो है कैरियर है ना, तो आयंस के फ्लो के लिए रुकावट क्रिएट कर देंगी। इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उनके लिए हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फ्लो ठीक से हो नहीं पाएगा।
थर्ड वन जो डिफरेंस है दोनों में, मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है, जो कर्नल्स की वजह से रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? अब आप देखें कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। अब जैसे ही अगर हम कोई भी मेटालिक रोड है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो कर्नल्स हैं, जो केटाइंस हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, वो कर्नल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। अब हमने तो पहले ही कहा था कि वो कर्नल्स ही रेजिस्टेंस क्रिएट करें। अब जितनी उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, आपस में वो तेज़ी से जो है कोलाइड करना शुरू कर देंगे, और उतनी ज़्यादा वो फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस यानी रुकावट क्रिएट कर देंगे। तो फिर रेजिस्टेंस इस तरह टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इंट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, आयंस को, जो हमारे कैरियर्स हैं इस केस में, उनको फ़्लो करने के लिए आसानी एक मिल जाएगी। और जैसे ही वो ज़्यादा फ़्लो करेंगे, ऑब्वियसली करंट फ़्लो होगा, तो कंडक्शन होगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कंडक्शन और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है ना, रुकावट कम हो जाएगी, कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास थे मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इनमें डिफरेंस, क्योंकि आज हम सारा कंडक्शन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कंडक्शन से रिलेटेड जो भी इसमें टर्म्स आती हैं, हम वो सारी टर्म्स देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ सकती है जो टर्म आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने अभी भी थोड़ा सा उसको देखा था। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट के लिए जो हिंड्रेंस है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, वो हमारे पास, उसको हम नाम दे देते होते हैं रेजिस्टेंस का। अच्छा, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने एज सच दे दिया है। यहाँ पे जो ये रो है हमारे पास, जो पी जो हमें शो किया गया है, ये बेसिकली थोड़ा सा हम इसको राइटिंग स्टाइल्स का चेंज करके राइट करते हैं। साथ हमारे पास ये स्मॉल एल है, ये हमारे पास क्या है? लेंथ है। और साथ जो स्मॉल ए है वो हमारे पास एरिया है। अब जो रेजिस्टेंस होती है, हमने ये इक्वेशन कंबाइन करके लिखी है। रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके फिर प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के लिए ये रो यानी पी जो है रो, इसको रो ही हम पढ़ेंगे। ये हमने कांस्टेंट यूज़ किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होती है, कि जितनी ज़्यादा, इतनी लंबी लेंथ है तो उसमें क्या होगा, हमारे पास रुकावट आने, ज़्यादा रुकावट आई ऑब्वियसली। अभी इतना इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं, उनको इतना लंबा रास्ता तय करना है अभी, और फिर जाके वो एक पोल से दूसरे पोल तक पहुँचेंगे और कंडक्शन कर पाएंगे। तो लेंथ के साथ इंक्रीज होगी एरिया। अब एरिया जितना खुला वाइड एरिया है हमारे पास, उतना इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से, आसानी से, फटाफट से फ्लो कर जाएंगे, फटाफट से एक पोल से दूसरी पोल जाएंगे और हमारे पास कंडक्शन ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये लेंथ और एरिया, इसके बारे में भी है कि हमने अभी पीछे दो कंडक्टर्स पढ़े, मेटालिक भी होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक भी होते हैं। तो मेटालिक में तो लेंथ सिंपल लेंथ होगी और एरिया सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। बट यहाँ पर हमारे पास जो हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, उनके लिए ये लाइन लिखी गई है। सॉरी, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर्स नहीं आना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आना है। उनके लिए जो हमारे पास स्मॉल एल है वो क्या होगी? एल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो वो जो कैथोड और एनोड, ये हमारे पास एक बीकर है, उसमें एक कैथोड रखा है, एक एनोड रखा है। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल एल है। और जो हमारा उनका एक इलेक्ट्रोड का पूरा वो कितना इलेक्ट्रोड है, कितना लंबा है, कितना वाइड है, वो सब कुछ उसके एरिया में कंसीडर किया जाएगा। और स्मॉल ए क्या होगा फिर? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में जो है एल जो है वो ये होती है और ए ये एरिया होता है इलेक्ट्रोड का। और मेटालिक कंडक्टर के केस में ऐसे ही जैसे सिंपल होता है, एल जो है हमारे पास वो क्या है? सिंपल लेंथ, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। अब हमारे पास ओहम्स लॉ होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो ओहम क्या होगा कि जब आई यानी जो करंट है 1 एम्पियर करंट और वोल्टेज 1 वोल्टेज अप्लाई किया जाए और रेजिस्टेंस 1 ओहम हो। ठीक है,
तो देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है ना, तो हम कह रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए, करंट 1 एम्पियर अप्लाई किया जाए। जब ये दोनों क्वांटिटीज़ 1 होंगी तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो हम मैंने आपको बताया था कि हम कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। पहली हमने रेजिस्टेंस स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट है हम स्टडी करेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो कहते हैं और जो हमने यहाँ पर भी स्टडी की थी, थोड़ा सा देखा था उसको। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये होती क्या है? It is the resistance of the conductor of 1 centimeter length and the area of cross section equal to 1 centimeter square. ओके इस लाइन को समझने से पहले आप इसी फार्मूले से जो है वो रेजिस्टिविटी का फार्मूला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये रो इधर आए तो आर जो है वो हमारे पास रो हमारे पास इधर ही रही, आर उधर चला गया और ये एल ओवर ए इक्वल की उधर वाली साइड पे जाके इन्वर्स हो गया, ए बाई एल हो गया। ओके अब यहाँ पे जो अभी मैंने लाइन पढ़ी उसको देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। ये रेजिस्टेंस ही होगी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही इक्वल होगी। कब? जब हमारे पास जो लेंथ है, अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो वो लेंथ हमारे पास क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया है इलेक्ट्रोड का वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब हमारे पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल होंगी। ये इस लाइन में लिखा है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है कंडक्टर की जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ओके अब रेजिस्टिविटी का अगर हम यूनिट देखें, रेजिस्टेंस का यूनिट था ओहम, रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, और लेंथ का यूनिट हमारे पास हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका यूनिट आ जाएगा ओहम मीटर या ओहम सेंटीमीटर। अगर हमने ये दोनों मीटर में लिए हैं, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ओहम मीटर आ जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में ली हैं, एरिया और लेंथ, यानी सेंटीमीटर में लेंथ और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो कट के ओहम सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 2 टर्म्स हमने पढ़ ली। तीसरी हमारे पास है कंडक्टेंस। ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इन्वर्स है कंडक्टेंस। नाम से आपको शो हो रहा है ना कि एबिलिटी है कंडक्ट करने की, और रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। तो ऑब्वियसली दोनों का इन्वर्स रिलेशन होगा। जितनी ज़्यादा चीज़ कंडक्ट करेगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम होगी, तो ये उसके रेसिप्रोकल है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओहम। अगर इसका यूनिट निकालें तो ओहम इन्वर्स यानी पर ओहम होगा। ठीक है, इसको हम उल्ट भी लिख देते हैं, ओहम महू, OHM यानी MHO, इसको हम यूं इन्वर्स भी लिख सकते हैं और इसको हम सीमन भी सीमन भी इसको हम इन्वर्स सीमन के भी इक्वल है। ओके तो ये तीनों कंडक्टेंस के यूनिट है। ये MCQs आ जाते होते हैं, यूनिट्स को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अब 4th टर्म हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जैसे हमने पहले रेजिस्टेंस स्टडी किया, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब हमने कंडक्टेंस स्टडी किया, अब हम करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये भी एज है जितनी आसानी से करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, और कंडक्टिविटी यानी ये स्पेसिफिक कंडक्टर ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के। कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेसिकली के नहीं पढ़ते, कीपा होता है ये, और कीपा से इसको प्रोनाउंस करेंगे हम, कीपा इसको पढ़ेंगे। के से के भी थोड़ी सी स्लैश वाली हम यहाँ पे राइट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी के। अब हम पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, वो आर ए ओवर आई के इक्वल है। अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट कर दे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन बन जाएगी के इज इक्वल टू आई ओवर आर ए, इन्वर्स हो जाएगी ना, 1 ओवर रो है। ओके अब हमें पता है कि जो 1 ओवर इसमें एल ओवर 1 ओवर कही जा रही हूँ, एल ओवर आर जो है वो हमारे पास क्या है? एल ओवर आर हमारे पास एल ओवर ए जो है उसको हम अलग कर लें और 1 ओवर आर को अलग कर लें, तो हमें पता है कि 1 ओवर आर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ये किसके इक्वल था? कंडक्टेंस के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 1 बाई आर है, तो यहाँ पे 1 बाई आर की जगह C पुट कर दिया, C इंटू एल बाई ए हो जाएगा।
अब इसका यूनिट अगर हम देख लें तो ये हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या था, ओहम मीटर। तो इसका हो जाएगा पर ओहम पर मीटर या पर ओहम पर सेंटीमीटर, और पर ओहम जो है यानी ओहम इन्वर्स वो सीमन के भी इक्वल है, तो सीमन पर सेंटीमीटर। अब इसके बारे में भी लिखा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमने रेजिस्टिविटी में पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही हो सकती है, कंडक्टेंस के इक्वल हो सकती है जब जो हमारे पास एरिया है, लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर हो। जैसे हमने ये फाइनल इक्वेशन निकाली है, इसमें लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी ये दोनों एंटिटीज 1 1 हो गई, मतलब समझो है ही नहीं, तो के जो सी है, के और सी वो दोनों के एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल हो सकते हैं, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो सकते हैं जिस कंडीशंस जो आपको डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेल कांस्टेंट। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी के इज इक्वल टू कीपा इज इक्वल टू सी एल बाय ए। नाउ जो एल बाई ए है ये सेल कांस्टेंट है। एल बाई ए सेल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एल क्या है, एल जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो क्या कभी आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए पूरा प्रोसेस फिनोमिना होते हुए देखा है कभी के फिनोमिना हो जब एंड पे हम पहुंच जाएं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनका साइज कम ज़्यादा हो, सॉरी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो, दोनों करीब आ रहे हैं दोनों दूर आ रहे हैं, लेंथ कभी कम ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोड्स अपनी जगह पे फिक्स हैं, वैसे ही रहते हैं, इसी तरीके से उनका एरिया। तो ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो ये सेल कांस्टेंट हो गया। अब हम इस इक्वेशन में इसकी जगह पे सेल कांस्टेंट पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी के इज इक्वल टू सी सी। अब याद रखिए कि एक तो कंडीशन वो थी कि जिसमें कंडक्टेंस और जो कंडक्टिविटी है वो दोनों इक्वल होंगे जब हमारे पास लेंथ और एरिया दोनों की, ये है कि जब हमारे पास सेल कांस्टेंट ही 1 हो, वही बात आ जाती है। ओके, यहाँ पे अब एक बात जो है वो समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा कि अब हमें दो स्टूडेंट्स हैं, मैं दो स्टूडेंट्स हैं उनको कहूँ कि एक ये सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, अब मुझे बताएं कि इसमें वॉल्यूम भी जो है मैं एक सा ही देती हूँ 500 सेंटीमीटर क्यूबिक या 1 लीटर। तो दोनों के पास जो है 1 लीटर ही सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। उनसे पूछती हूँ कंडक्टिविटी बताएं इसमें कितनी है, कंडक्टेंस कितनी है और कितना मतलब दोनों कंडक्ट करें। अब एक जो है वो हमें कह रहा है कि इसकी 500 है, एक कह रहा है 100 है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि उन दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब कि कंडक्टेंस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है करती है। हमें पता है जिसमें आयन ज़्यादा हैं, जिसमें सल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, जो डिसोसिएशन हुई है आयन्स की वो ज़्यादा हुई है, उसकी कंडक्टेंस का रेट और होगा। जिसमें कम है कंसंट्रेशन सल्यूट की, उसकी कंडक्टेंस का रेट और होगा। तो यहाँ तक जितनी हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाती कि एक ही वॉल्यूम की दो सॉल्यूशंस लिए हैं फिर भी दोनों की कंडक्टेंस डिफरेंट है, ऐसा क्यों है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो है हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आई, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लाइक मोलर कंडक्टेंस। अब ये मोलर कंडक्टेंस हमें क्या बताएगी, मोलर कंडक्टेंस हमें बताएगी कंसंट्रेशन का भी, कि कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए, तब जाके फिर वो दोनों सॉल्यूशन की जो कंडक्शन रेट है वो सेम होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो वीडियो रिवाइंड करके सुन सकता है, इस चीज़ को समझ के फिर ही आप नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, इसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें पता है कि हम लैम्डा यूं भी लिखते हैं, ओके वो स्मॉल लैम्डा होता है, इसको कैपिटल लैम्डा कहते हैं, ठीक है। इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है कि ऊपर मोलर कंडक्टेंस है, नीचे भी यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस आना है, इसकी वजह से जो है कंफ्यूज मत होइएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस, ये वो कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस, जितने भी आयंस प्रेजेंट है उनसे जो प्रोड्यूस हो रही है
फ्रॉम वन, यहाँ पे भी ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आना, 1 मोल आना है, मोलर की बात हो रही है तो मोल आएगा। फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है, अब हमने वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना, कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे। देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन पे जोर दे दिया है कि जितने भी आयंस हैं सोल्यूशन में, को कितनी सोल्यूशन में, 1 मोल सोल्यूशन में, 1 मोल हमने किसी का भी लिया है, पार्टिकल का, सोल्यूट का, उसका 1 मोल लिया है और जो सोल्यूशन बनाई है जितने भी वॉल्यूम में बनाई है, ठीक है, वॉल्यूम में डिसॉल्व करके 1 मोल, उसमें से जितने भी आयंस हैं जो वो कंडक्टेंस करेंगे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो और एरिया सो लार्ज के जो सारा सोल्यूशन है उनके उसके दरमियान वो आ सके। तो जब 1 मोल, अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक कर दिया गया है कि कितने कंसंट्रेशन कितनी हो, एक जैसी हो। 1 मोल कंसंट्रेशन जो है उसमें हम जितने भी वॉल्यूम में सोल्यूशन बना के, अब जाहिर बात है अगर हम वॉल्यूम डिफरेंट लेंगे तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी। अब जब हमें कंसंट्रेशन जो है वो दे दी गई है, फिक्स दे दी गई है, तो अब जिन 2 स्टूडेंट्स को मैंने पहले कहा था कितने वॉल्यूम में NaCl का सोल्यूशन है, तो भैया आप फाइंड करके बताएं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास वो दोनों स्टूडेंट्स को अब यहाँ पर कंडीशन दे दी गई होगी कंसंट्रेशन की, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन से ही उन्होंने जो है वो फाइंड करना है। 1 मोलर कंसंट्रेशन कर लेंगे यहाँ पे कि मतलब 1 मोल सोल्यूट का लेके उन्होंने फाइंड करना है। तो अब वो उस सोल्यूशन में से इतना सोल्यूशन लेंगे या फिर न्यू सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें 1 मोल हो और फिर कंडक्टेंस बताएंगे। अब दोनों की कंडक्टेंस सेम होगी। अब ऐसी परेशानी नहीं रही कि एक जैसा सोल्यूशन है तो कंडक्शन रेट डिफरेंस क्यों आ रहा है। दैट्स वाई ये न्यू टर्म्स उनके अलावा इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि कंसंट्रेशन रेट डिफरेंस हो रहा था, उसकी वजह से कंडक्शन में भी वेरिएशंस आ रही थी। ओके, अब हमारे पास जो है ये मोलर कंडक्टेंस, ये के कीपा इंटू वॉल्यूम के इक्वल है। अब हमारे पास होता क्या है, जो मोलैरिटी है सबसे पहले हम उसका फार्मूला देख रहे हैं। यहाँ पे मोलैरिटी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस में आ गया, लीटर में। हमने वॉल्यूम किस में लेना है, मिलीलीटर में, यानी सेंटीमीटर क्यूबिक में। सेंटीमीटर क्यूबिक मिलीलीटर के इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे हमने मिलीलीटर में लेना है, तो हम यहाँ पे फिर 1000, इसे 1000 से डिवाइड किया तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन ml। ओके, अब हमारे पास आ गई 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, अच्छा हमने वॉल्यूम जो है वो इक्वल के हम इस साइड पे ले गए और ये मोलैरिटी इधर ले आए, यहाँ पे भी m आएगा। ओके, तो ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स ओवर m, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो हमारे पास v किसके इक्वल है, 1000 और हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 के इक्वल लिए। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, n की वैल्यू क्या है 1, तो हमने v की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, k इंटू 1000 ओवर m, यही v की वैल्यू थी ना। ये n नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ पर m है, या ये बाय मिस्टेक n लिखा गया, यहाँ पर m है, तो k इंटू 1000 ओवर m आ जाएगा। अब अगर हम इसका यूनिट देखें तो कीपा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का यूनिट हमने देखा था सीमन पर सेंटीमीटर, और इसका मोल पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये ऊपर आ गया तो मोलैरिटी ऊपर आई तो यहाँ पे इन्वर्स हो गई, पर मोल, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूबिक आना था, ये भी बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है, तो ये पर मोल सेंटीमीटर क्यूबिक हो गई। तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूबिक के 1 से कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया, तो इसका यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, जो इसमें मिस्टेक्स हैं वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि इस स्लाइड में ज़्यादा मिस्टेक हो गई ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। एक तो सबसे पहले यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस आना है, दूसरा यहाँ पर जो है वो 1 मोल आएगा, 1 मोल आएगा, तीसरा इस n की जगह पे m आएगा, यानी हम मोलैरिटी लिख रहे हैं। चौथा जो है यहाँ पे सेंटीमीटर के साथ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने मोलैरिटी का यूनिट पूरा वो यूनिट लिखा है जो उसको इन्वर्स करके यानी उसको नोमिनेटर में लाने के बाद बनता है, तो वो पर मोल सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, तो उसका ये यूनिट बन गया।
अब सेम लाइक उसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसको लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस की कंडक्टेंस है जो कि प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी कंडीशन दे दी है जिसको जितने भी वॉल्यूम में डिसॉल्व करें कि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंसनट्रेशन की सोल्यूशन बन जाए। और डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वही 1 सेंटीमीटर और एरिया भी इतना लार्ज है हो कि सोल्यूशन आ सके। और यही उसके सेम वैसा ही है जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा। के है, अब नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाली। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम अब इन लीटर जो है इसको ml में कन्वर्ट किया है तो 1000 से डिवाइड के इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1000 मल्टीप्लाई ग्राम इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूबिक या लीटर आ गया। अब वॉल्यूम की वैल्यू निकाली तो n इधर आके डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी वही के ग्राम इक्विवेलेंट को हमने 1 कंसीडर किया है तो ये आ गई। अब इसका भी यूनिट आ जाएगा सीमन पर सेंटीमीटर आ गया। कीपा का यूनिट इसका आ गया ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो जब ये ऊपर आया और इन्वर्स हुआ तो हमारे पास आया ग्राम इक्विवेलेंट सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट जो है पर सेंटीमीटर क्यूबिक है ये भी डिनोमिनेटर में। जब ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे भी ग्राम इक्विवेलेंट के साथ -1 यानी इन्वर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे -1 आना है और सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। फिर भी कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करें। लेक्चर जो है ज़ाहिरी बात है परफेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। वैसे भी हर कोई अपनी तरफ से परफेक्ट करता है लेकिन होता नहीं है। तो जितनी आप सजेशंस देंगे वो परफेक्शन जो है उसको अचीव करने में हेल्प करेगी। सो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट सेक्शन में। सो अब थैंक यू सो मच यही कहूँगी एंड अल्लाह हाफिज़।